नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का वेदाक्षी क्लासेस में। मैं आकांक्षा मैम, आपकी बायोलॉजी टीचर। बच्चों, जैसा कि आपको पता है क्लास 12th की बायोलॉजी की शुरुआत हो चुकी है। क्लास 12th की बायोलॉजी जिसकी फर्स्ट यूनिट को प्रारंभ कर दिया गया है। फर्स्ट यूनिट में बच्चों जो पहला चैप्टर है वो है जंतुओं में जनन। जंतुओं में जो जनन है वो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। तो आपकी जो यूनिट है जनन, उसका जो अब फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है वो है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का जो फर्स्ट वीडियो है वो अपलोड कर दिया गया है, जिस वीडियो के माध्यम से आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट लेक्चर के माध्यम से आपने ये पढ़ा होगा कि पुष्प किसे कहते हैं, पुष्प के कितने भाग होते हैं, पुष्प के सहायक भाग आपने उसमें पढ़ा कि पुष्प के सहायक भाग दो होते हैं, बाह्य दल पुंज और दल पुंज। फिर आपने पढ़ा उसमें कि पुष्प के दो मुख्य भाग होते हैं, पुमंग और जायांग। पुमंग जो कि पुष्प का नर जननांग होता है और जायांग जो कि पुष्प का मादा जननांग होता है। और आज के हमारे इस लेक्चर में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे नर जननांग के बारे में, यानी कि पुमंग के बारे में। पुमंग के बारे में ये जानेंगे कि किस प्रकार से नर जननांग में नर युग्मक का निर्माण होता है और वो नर युग्मक कैसे जनन की क्रिया में सहायक होते हैं। तो आइए जानते हैं पुष्प के नर जननांग के बारे में। आइए जानते हैं पुष्प के नर जननांग के बारे में। आइए जानते हैं पुष्प का जो नर जननांग है, इस नर जननांग को पुमंग कहा जाता है। पुमंग जिसको इंग्लिश में एंड्रोशियम कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एंड्रोशियम कहते हैं। बच्चों, जो ये एंड्रोशियम होता है ये अनेक इकाइयों से मिलकर बना होता है। जो एंड्रोशियम है वो अनेक इकाइयों से मिलकर बना होता है और इन इकाइयों को पुंकेसर कहते हैं। इन इकाइयों को पुंकेसर कहते हैं, यानी इसको इंग्लिश में स्टैमेन कहा जाता है। और जो ये पुंकेसर होता है इसके दो भाग होते हैं। एक जो भाग होता है उसको परागकोश कहते हैं और जो दूसरा भाग होता है वो इसका होता है तंतु। जानते हैं कैसे ये दिखाई देता है। तो देखिए, ये एक पुंकेसर का स्ट्रक्चर है, संरचना है। ये पुंकेसर आप देख रहे हैं पुष्प में नर जननांग की इकाई है और इनके दो भाग दिखाई देते हैं। एक भाग फूला हुआ होता है ये, और एक भाग पतला होता है ये। जो ये फूला हुआ भाग होता है इस भाग को कहते हैं परागकोश। परागकोश यानी कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है एंथर। और जो एक भाग ये दूसरा होता है इस भाग को कहा जाता है तंतु। जो ये भाग है ये क्या कहलाता है? तंतु कहलाता है। जो मादा जननांग, इस तरीके से देखिए, जो ये भाग होता है ये मादा जननांग के निचले सिरे से जुड़ा होता है। मादा जननांग के निचले सिरे यानी कि अंडाशय के नीचे से जुड़ा होता है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं कि जिनके पुष्प में जो पुंकेसर होता है वो अंडाशय के ऊपर से निकला हुआ होता है। अंडाशय के ऊपर से निकला होता है, तो ऐसे अंडाशय को अधोवर्ती, ये अंडाशय यानी कि जब पुंकेसर अंडाशय के नीचे से निकलते हैं तो उसको कहा जाता है, उसको कहते हैं बच्चों ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। और जब यही पुंकेसर कहाँ से निकलता है? अंडाशय के ऊपर से निकलता है, तो वो कहलाता है अधोवर्ती अंडाशय। ऐसे अंडाशय को अधोवर्ती अंडाशय कहा जाता है, अधोवर्ती अंडाशय कहते हैं, यानी कि इंफीरियर अंडाशय कहा जाता है। लेकिन यहाँ हमें पढ़ना है किसके बारे में? पुंकेसर के बारे में।
तो आपने जाना कि प्रत्येक पुंकेसर के दो भाग हैं, एक फूला हुआ भाग है जिस भाग को परागकोश कहते हैं, ऊपर होता है, और एक भाग पतला होता है जो कि तंतु कहलाता है। जनन की क्रिया में मुख्य रूप से भाग कौन लेता है? परागकोश। कैसे भाग लेता है जानते हैं इधर। जब इसकी हम आंतरिक संरचना पढ़ते हैं, एंथर की बच्चों, जब हम आंतरिक संरचना पढ़ते हैं तो एंथर कुछ हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। जब इसके हम इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और इसको मिड में बीच से काटते हैं तो हमें एंथर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि एंथर जो होता है ये प्रायः बाई लोब्ड होता है। ये प्रायः कैसा होता है? बाई लोब्ड होता है। यानी कि अगर इसमें बात करें तो इसमें कितने हमें खंड दिखाई देते हैं? 2। इस तरीके से देखिए, ये प्रायः कितने लोब्ड होता है? बाई लोब्ड। यानी कि इसमें कितने खंड दिखाई देते हैं? 2 दिखाई देते हैं। ये देखिए, एक भाग ये और एक भाग ये, यानी जो एंथर होता है, परागकोश होता है, ये कैसा होता है? ये बाई लोब्ड होता है। फिर इसमें देखते हैं कि इसमें कोष्ठक कितने होते हैं। तो कोष्ठकों में भी हमें पता चलता है कि इसमें कितने कोष्ठक होते हैं? 2। 1 और 2, 1 कोष्ठक और 2। फिर हम ये दाईं ओर, और जब बाईं ओर चलते हैं तो वहां पर भी हमें कितने कोष्ठक दिखाई देते हैं? 2, 1 और 2। यानी कि प्रत्येक एंथर जो होता है, प्रत्येक परागकोश जो होता है वो बाई लोब्ड होता है, और प्रत्येक लोब में कितने कोष्ठक होते हैं? 2। यानी कि ये जो होता है वो डायाथिकस होता है। यानी ये कैसा होता है? ये डायाथिकस होता है। डायाथिकस यानी कि द्विकोष्ठी। यानी प्रत्येक जो लोब है वो कितने कोष्ठक से बना है? 2 कोष्ठकों से। तो उन्हें हम डायाथिकस कहते हैं, या फिर बच्चों इसे थीका कहा जाता है, या फिर इसे क्या कहा जाता है? थीका कहा जाता है। लेकिन जब ये कहे कि परागकोश में कितने कोष्ठक होते हैं, तब कोष्ठक कितने बोले जाएंगे? 4 कोष्ठक। तब ये गिना जाएगा 1, 2, 3 और 4। लेकिन कहे प्रत्येक लोब में कितने कोष्ठक, तो प्रत्येक लोब में कितने कोष्ठक होते हैं? 2 कोष्ठक होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद देखते हैं कि प्रत्येक कोष्ठक में, जो प्रत्येक कोष्ठक होता है उस प्रत्येक कोष्ठक में पाई जाती हैं क्या? माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती हैं क्या बच्चों? माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती हैं। यानी कि लघु बीजाणु धानी पाई जाती हैं। और जो बेटा लघु बीजाणु धानी होती हैं, इन्हीं लघु बीजाणु धानियों में प्रायः निर्माण होता है लघु बीजाणुओं का। निर्माण होता है किसका? लघु बीजाणुओं का, या इनको कहते हैं क्या? पराग कणों का। और इन्हीं लघु बीजाणुओं का बनना या पराग कणों का बनना ही क्या कहलाता है बच्चों? कहलाता है लघु बीजाणु जनन। क्या कहते हैं इसे? लघु बीजाणु जनन। तो हमारे वीडियो का जो मुख्य टॉपिक है, हमारे इस लेक्चर का जो मुख्य टॉपिक है वो क्या है? लघु बीजाणु जनन। तो आपने समझा ना कि लघु बीजाणु जनन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये क्रिया संपन्न होती कहाँ? लघु बीजाणु धानियों में। और लघु बीजाणु धानियाँ कहाँ पाई जाती हैं? पराग कोश में। तो आइए जानते हैं लघु बीजाणु जनन के बारे में। तो ये टॉपिक है बच्चों लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन बच्चों जिसको इंग्लिश में कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं बच्चों जिसे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
अभी मैंने आपको बताया कि इन लघु बीजाणुओं का निर्माण कहाँ होता है, लघु बीजाणु धानियों में। तो जानते हैं क्या है लघु बीजाणु जन्म। तो देखिए बच्चों, जब हम लघु बीजाणु धानियों का अध्ययन करते हैं, पराग कोश की लघु बीजाणु धानियों का, यानी कि पराग कोश के प्रत्येक कोष्ठक की किसका अध्ययन करते हैं, लघु बीजाणु धानियों का। ठीक है, तो जब अध्ययन किसका किया जाता है, लघु बीजाणु धानियों का, तो देखिए लघु बीजाणु धानियों में, थोड़ा सा इधर छोटा करते हैं, लघु बीजाणु धानी का, तो हमें ये पता चलता है कि प्रत्येक लघु बीजाणु धानी जो होती है ये समान कोशिकाओं से बनी है। ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये प्रायः समान कोशिकाओं से बनी होती। इन समान कोशिकाओं को विभाज्योतक कोशिकाएं कहते हैं, यानी इसमें कैसी कोशिकाएं होती हैं, समान कोशिकाएं होती हैं। इन समान कोशिकाओं को क्या कहा जाता है बच्चों, इन समान कोशिकाओं को विभाज्योतक कोशिकाएं कहते हैं। विभाज्योतक कोशिकाएं, बच्चों आपको पता है कि विभाज्योतक वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती। इन विभाज्योतक कोशिकाओं में कुछ कोशिकाएं बड़ी होती हैं, यानी कुछ जो कोशिकाएं होती हैं, कुछ कोशिकाएं कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। इन कोशिकाओं को अधस, ये जो कोशिकाएं होती हैं इनको अधस त्वचा कहा जाता है। इन कोशिकाओं को अधस त्वचा कहते हैं, यानी कि ये कहलाती हैं हाइपोडर्मल। और ये हाइपोडर्मल की कुछ कोशिकाएं बड़ी होकर, यानी यही हाइपोडर्मल जो होती हैं ये कुछ कैसी बड़ी होकर, बात यहां पर हो रही, ये कुछ बड़ी होकर ऐसे, ठीक है, बड़ी होकर जिन कोशिकाओं का निर्माण करती हैं बच्चों, कुछ जब ये बड़ी हो जाती हैं तो जिन कोशिकाओं का निर्माण करती हैं उन कोशिकाओं को, ठीक है, उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, आर्ची स्पोरियल सेल। क्या कहते हैं उसे, आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं। यानी अगर हिंदी की बात करें इनकी, तो इन्हें क्या कहा जाता है, प्रपशु कोशिकाएं कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों, प्रपशु कोशिकाएं कहते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ समान आकार की कोशिकाएं, सभी जो विभाज्योतक कोशिकाएं हैं। कुछ कोशिकाएं इनमें पहले बड़ी होती हैं और जब ये बड़ी होती हैं तो उन्हें हम अधस त्वचा कहते हैं, हाइपोडर्मल कहते हैं। और इन हाइपोडर्मल में कुछ हाइपोडर्मल बड़ी होकर जिन कोशिकाओं का निर्माण करती हैं उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, प्रपशु कोशिकाएं कहा जाता है, आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं। अब देखिएगा बच्चों, जो ये आर्ची स्पोरियल सेल होती, इन आर्ची स्पोरियल सेल में, यहाँ पर देखिए जो ये आर्ची स्पोरियल सेल है, इन आर्ची स्पोरियल सेल में विभाजन होता है परिणत। कौन सा विभाजन होता है बच्चों, परिणत विभाजन। परिणत विभाजन यानी कि पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। यानी ये कैसे डिवाइड होती हैं, पेरिक्लाइनली डिवाइड होती हैं, विभाजित होती हैं और प्रायः दो कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। जब ये विभाजित हो जाती हैं तो ये प्रायः दो कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये जब ये दो कोशिकाओं का निर्माण करती हैं तो इसमें एक कोशिका को, जो एक कोशिका होती है, इसे प्राथमिक भित्तीय कोशिका, बच्चों इसे प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और जो एक कोशिका होती है
इसे प्राथमिक लघु बीजाणु जनक कोशिका कहते हैं। समझ में आया बच्चों कि जो ये आर्ची स्पोरियल सेल होती है, प्रपंच कोशिका होती है, तो जब ये कोशिका विभाजित होती है तो दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये दोनों कोशिकाएं जो होती हैं, इसमें एक कोशिका को क्या कहा जाता है? प्रपंच कोशिका। ये एक कोशिका को प्राथमिक भित्ति कोशिका कहते हैं और एक कोशिका जो होती है वो प्राथमिक लघु बीजाणु जनक कोशिकाएं कहलाती हैं। यहाँ हमने आपको दो अलग अलग कोशिकाएं दिखाई हैं, लेकिन बेटा जब ये विभाजित होती हैं बच्चों, जब ये यहाँ पर ये विभाजित होती हैं तो देखिए ये दोनों कोशिकाएं एक साथ ऐसे जुड़ी होती इस तरीके से। ये आपको दिख नहीं रहा, छोटा है, आप ऊपर देख लीजिए। ये दो ऐसे भागों में होती जिसमें एक तो हो जाती पेराइटल सेल और एक हो जाती प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, यानी कि प्राथमिक भित्ति कोशिका और लघु बीजाणु जनक। क्योंकि स्पोरोजीनस सेल को माइक्रोस्पोरोजीनस इसलिए कह सकते हैं लघु बीजाणु जनक कोशिका, क्योंकि ये किस क्रिया में पाई जा रही है? लघु बीजाणु जनन में। अब देखिए आगे क्या होता है कि जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती, पेराइटल कोशिका, यहाँ पर देखिए जो ये पेराइटल कोशिका है, ये कोशिका इधर देखिए, ये कोशिका जब विभाजन करती है कौन सा बच्चों? समसूत्री। जब ये समसूत्री विभाजन करती है तो बच्चों ये 4 परतों का निर्माण करती है। ये कितनी परतें बनाती है? ये बनाती है बच्चों 4 परतें। ये निर्माण करती है कितनी परतों का? 4 परतों का। ठीक है, देखिए कौन कौन सी 4 परतें। यहाँ पर देखिए एक परत का नाम जो है, यहाँ ये इधर फिगर बनाते हैं इसका, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये प्रायः देखिए 4 परतों का निर्माण करती है इस तरीके से। सबसे बाहर जो है ये शुरुआत से पाई जाती है, इस परत को कहा जाता है एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। अब परतों के बारे में आपको बता रहे हैं, क्या कहते हैं बच्चों इसे? एपिडर्मिस, यानी कि उपत्वचा। क्या कहा जाता है? उपत्वचा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब क्या होती है इसके बाद? देखिए इसके बाद बच्चों बनती हैं 4 परतें इस तरीके से। देखिए ये 4 परतें ये हो गई आपकी 1 2 3। ठीक है, अब जो सबसे अंदर की परत होती, ठीक है, सबसे जो अंदर की परत होती है ये देखिएगा, ये ठीक, ये होती है चौथी परत। अब देखो बेटा 4 परतों का निर्माण होता है। सबसे बाहर की परत को उपत्वचा कहते हैं, फिर उसके बाद जो परत होती है उसका नाम देखिए, इस परत को कहा जाता है एंडोथीसियम। इसको क्या कहते हैं? एंडोथीसियम कहते हैं। ये यहाँ पर देखिए ये परत एंडोथीसियम कहलाती है। जो ये परत होती है इसको मिडिल लेयर या मिडिल थीसियम कहते हैं। और जो सबसे ये अंदर की ओर दिख रही है ये कहलाती है मायोथीसियम। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? मायोथीसियम। आप देखिए आपको जो यहाँ लाल रंग की परत दिख रही है, ठीक है, ये इस परत को कहते हैं बच्चों टेपिटम। इस परत को क्या कहा जाता है बच्चों? टेपिटम। जो यहाँ पर ये दिख रही है, देखिए ये लेयर, ठीक है, इसको क्या यहाँ बहुत छोटा सा दिख रहा है इसलिए यहाँ आपको बनाया है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? टेपिटम कहते हैं। टेपिटम
यानी कि ये होती है कैसी परत? पोषक। अब आता पोषक परत क्यों होती है? क्योंकि जो ये परत है बच्चों, ये लघु बीजाणुओं को, बनने वाले लघु बीजाणुओं को या फिर किसको? पराग कणों को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। बच्चों ये पोषण प्रदान करती है, इसीलिए तो इस परत का नाम क्या है? इस परत का नाम क्या होता है? इस परत को क्या कहते हैं? पोषक परत कहते हैं, क्योंकि ये परत लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। अगर हम यहाँ टेपिटम को डिवाइड करें, इस टेपिटम को विभाजित करें, तो इसे भी हम विभाजित कर सकते हैं। देखिए कैसे। अगर हम यहाँ टेपिटम विभाजित करें तो बच्चों ये जो टेपिटम है ये दो भागों में बटी होती है। इसके दो प्रकार होते हैं बच्चों। एक होता है अमीबी टेपिटम और एक होता है स्रावी टेपिटम। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, एक अमीबी टेपिटम और एक स्रावी। अमीबी टेपिटम वो टेपिटम होती है जो अपना आकार परिवर्तित करती है। प्रारंभ में गोलाकार, कभी ये इसकी कोशिकाएं लंबवत होती हैं। इसीलिए जैसे अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं होता, ऐसे इस टेपिटम का भी कोई आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन कार्य वही है, क्या? परागकणों को पोषण प्रदान करना। दूसरी है श्रावी। ये दोनों ही टेपिटम अगर बात करें तो कोशिका द्रव्य से भरी होती हैं। इनमें क्या पाया जाता? कोशिका द्रव्य। और इस कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं बच्चों क्या? शर्कराएं और प्रोटीन। ये शर्कराएं और प्रोटीन ही जो होती, यही किसको? लघु बीजाणुओं को। यही बच्चों किसको? लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। यही कारण है कि टेपिटम को एक पोषक परत के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा टेपिटम के बारे में। अब देखिए दूसरी कोशिका कौन सी थी? दूसरी कोशिका है प्राथमिक लघु बीजाणुजनक कोशिका। बच्चों जब इस कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, इस कोशिका में जब समसूत्री विभाजन होता है, तब देखिए निर्माण किसका होता है? तब निर्माण होता है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का। तब बनती हैं क्या बच्चों? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं। और इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में जब विभाजन होता है, कौन सा? जब विभाजन होता है अर्धसूत्री, जब विभाजन होता है अर्धसूत्री, तो बच्चों निर्माण होता है किसका? लघु बीजाणुओं का। और इन्हीं लघु बीजाणुओं का या इन्हीं पराग कणों का, जो ये आपके दिख रहे हैं, ये लघु बीजाणु या ये पराग कण, इनका बनना ही क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। तो समझा आपने कि लघु बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है? एक बार संक्षेप में जल्दी से देख लीजिए। सबसे पहले लघु बीजाणु जो धानियां हैं, ये कुछ समान कोशिकाओं से बनी होती हैं। इन समान कोशिकाओं को विभाज्योतक कोशिकाएं कहते हैं। कुछ विभाज्योतक कोशिकाएं बड़े आकार की हो जाती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं? पहले ये अधस त्वचा यानी कि हाइपोडर्मल कहलाती हैं। और हाइपोडर्मल की कुछ कोशिकाएं बड़े आकार में परिवर्तित हो जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? आर्चीस्पोरियल सेल, यानी कि जिन्हें कहते हैं प्रपशु कोशिकाएं। और ये प्रपशु कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा? परिणत विभाजन या पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा डिवाइड होती हैं और डिवाइड होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। लेकिन ये दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग नहीं होती हैं। जब अलग नहीं होती हैं तो इनको देखिए अलग से यहाँ दिखाया था कि ये दो कोशिकाओं में एक होती प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी क्या कहलाती है? प्राथमिक लघु बीजाणु जनक कोशिका। प्राथमिक जो भित्तीय कोशिका होती है,
इसमें जब विभाजन होता है कौन सा, समसूत्री, तो बच्चों निर्माण होता है 4 परतों का। ये देखिए यहाँ पर 4 परतें हैं, लेकिन आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इन परतों के बारे में इधर जान लीजिए। निर्माण होता है 4 परतों का, जिसमें जो बाहरी परत होती है वो शुरुआत से होती है, जिसका नाम होता है एपिडर्मिस या उपत्वचा। लेकिन जो अंदर 4 परतें बनती हैं उसमें से पहली जो परत होती है वो है एंडोथीशियम, और जो उसके बाद की परत मध्य में होती है वो मिडिल लेयर कहलाती है या मिडिल थीशियम कहते हैं। और जो अंदर की परत ये दिख रही है ये क्या कहलाती है, यानी टोटल क्या है, 1 है, 2 है और ये तीसरी, ये कहलाती है मायोथीशियम। और जो चौथी परत होती है ये जो 4th लेयर यहाँ पर ये दिख रही है, ये 4th लेयर जो कहलाती है टेपिटम। और जो बच्चों ये टेपिटम होता है इसको पोषक परत भी कहते हैं, क्योंकि ये लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। अब ये पोषण कैसे प्रदान करती है, तो यहाँ पर पहले जान लेती है कितने प्रकार की होती है। ये होती है 2 प्रकार की, एक अमीबी टेपिटम और एक होती है श्रावी। अमीबी टेपिटम वो टेपिटम होती जो अपना आकार बदलती रहती अमीबा के जैसे। जैसे अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, ऐसे इस टेपिटम का आकार नहीं होता, क्योंकि कभी इसकी कोशिका लंबी होती हैं तो कभी इसकी कोशिकाएं गोलाकार रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। लेकिन ये जो दोनों ही टेपिटम है ये भरी होती हैं कोशिका द्रव्य से, और इन कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं शर्कराएं और प्रोटीन। यही शर्कराएं और प्रोटीन लघु बीजाणुओं या परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। अब ये तो था टेपिटम के बारे में। अब हमारी जो दूसरी कोशिका है ये है प्राथमिक लघु बीजाणु जनक कोशिका। जब इस कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है तब ये निर्माण करती है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का। अब जब बच्चों आ गई मात्र कोशिकाएं तो इनमें विभाजन होता है अर्धसूत्री, और अर्धसूत्री विभाजन से निर्माण होता है लघु बीजाणुओं का। और जो लघु बीजाणु होते हैं जब अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं तो हम इनको कौन से बीजाणु भी बोल सकते हैं, अगुणित रूप में। अगुणित यानी कि जो ये दोनों कोशिकाएं थी ये किस अवस्था में थी, द्विगुणित अवस्था में। लेकिन जब इस कोशिका में विभाजन हुआ अर्धसूत्री तो ये बन गई अगुणित कोशिका, और वो अगुणित कोशिका का नाम क्या है, लघु बीजाणु या परागकण। इन लघु बीजाणु या परागकणों का बनना ही कहलाता है क्या, लघु बीजाणु जनन। तो आपने समझा लघु बीजाणु जनन के बारे में। अब हम ये जानेंगे आगे कि इस लेक्चर में कि ये लघु बीजाणु कैसे बड़े होते हैं और कैसे ये जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। तो आइए बच्चों हम जानते हैं कि इन परागकणों का जो विकास है वो किस प्रकार से होता है, कैसे ये परागकण वृद्धि करते हैं और वृद्धि करने के पश्चात कैसे ये जनन क्रिया में भाग लेते हैं। कि क्या ये परागकण जनन की क्रिया में भाग लेते हैं या परागकणों में कुछ और भी बनता है जो जनन की क्रिया में भाग लेता है, तो जानते हैं आगे के लेक्चर में। देखिए ये है, नाम है इसका नर युग्मकोद भिद का विकास, या हम इसे कहते हैं बच्चों परागकणों का अंकुरण। कहते हैं इसे नर युग्मकोद्भिद का विकास या कहते हैं परागकणों का अंकुरण। तो देखिए इसके पहले अभी आपने क्या पढ़ा कि निर्माण हो चुका है किसका, परागकणों का। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए कि कैसे परागकण बनते हैं और कहाँ से कहाँ तक ये पहुँचते हैं और कहाँ पर जाकर इनका अंकुरण होता है। तो देखिए ये है पुंकेसर, अभी हमने बताया था, ये उसका क्या है, परागकोश है, ये है परागकोश, और इस परागकोश में ही बन चुके हैं क्या, परागकण। बन चुके हैं क्या बच्चों, परागकण, या हम इन्हें कहते हैं क्या, लघु
बीजाणु कहते हैं। अब देखिए, ये लघु बीजाणु जो हैं किसी बाह्य माध्यम से या स्वतः बाह्य माध्यम जैसे किसी कीट के द्वारा, हवा के द्वारा या जल के द्वारा ये कहाँ पर पहुँचते हैं? ये जाते हैं, ये जो परागकण हैं ये जाते हैं कहाँ पर? ये निकल कर पहुँचते हैं कहाँ पर? स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर। यानी ये मादा युग्मक है, मादा युग्मक का ये भाग कहलाता है वर्तिकाग्र, इस भाग को कहते हैं वर्तिका, और बच्चों इस भाग को कहा जाता है क्या? अंडाशय। और जब ये तीनों भाग मिल जाते हैं तो निर्माण करते हैं स्त्री केसर का। तो ये परागकण जो हैं कहाँ पर पहुँचते हैं? ये पहुँचते हैं स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर। जब बच्चों स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो हम जब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इनका अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो ये परागकण होते हैं ये प्रायः दो परतों से, दो भित्तियों से बने होते हैं। देखिए, जो इनकी बाहरी भित्ति होती है, जो ये बाहरी भित्ति होती है ये प्रायः खुरदरी होती, यानी दो भित्तियों से परागकण बने हैं। एक है बाहरी भित्ति, और बच्चों जो ये बाहरी भित्ति है ये कैसी होती है? ये खुरदरी होती, ये खुरदरी होती है। ये दिख रहा है आपको। इस भित्ति को क्या कहते हैं? एक्साइन कहते हैं। ये बाहरी होती है और ये क्या कहलाती है? एक्साइन कहलाती है। बच्चों जो ये एक्साइन है ये एक्साइन प्रायः बनी होती है एक बहुत ही मजबूत प्रोटीन से जिसका नाम है स्पोरोप्रोलेनिन। ये स्पोरोप्रोलेनिन एक क्षयरोधी प्रोटीन है जो कि फिनोलिक अम्ल की बहुलक होती है। बच्चों एक क्षयरोधी प्रोटीन है और जो कि फिनोलिक अम्ल की बहुलक होती है। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा कोल्ड की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, बट आप समझिए। ये फिनोलिक अम्ल की बहुलक होती है और ये जो प्रोटीन है ये परागकणों को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है और इसे लाखों वर्षों तक संरक्षित करती है, नष्ट होने से बचाती है। इसी के कारण जो परागकण हैं ये लाखों वर्षों तक जीवाश्म अवस्था में पड़े रहते हैं, यानी लाखों वर्षों तक उसी अवस्था में पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर एक जो प्रोटीन है स्पोरोप्रोलेनिन जो इनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। समझ में आया बच्चों? जो दूसरी परत है वो देख रहे हैं वो अत्यंत चिकनी परत होती है। ठीक है, पहली परत ये है और जो दूसरी परत होती है वो क्या कहलाती है? वो बच्चों कहलाती है एंटाइन। और एंटाइन की यदि बात करते हैं तो ये बहुत ही स्मूथ, बहुत ही चिकनी प्रोटीन होती है, क्योंकि ये जो प्रोटीन है ये बनी होती है पेक्टो सेल्यूलोस और प्लस बनी होती है ये पेक्टिन प्रोटीन की। ये पेक्टोसेल्यूलोज और पेक्टिन प्रोटीन की बनी होती है, इसीलिए ये बहुत ही चिकनी यानी कि स्मूथ प्रोटीन होती है। अब देखिए, इसके अंदर जो द्रव भरा होता है इस द्रव को क्या कहा जाता है? इस द्रव को कहते हैं कोशिका द्रव्य। यानी जो परागकणों के अंदर द्रव भरा होता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है एक बड़ा सा केंद्रक। क्या उपस्थित होता है? केंद्रक उपस्थित होता है, यानी न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों,
जब इस केंद्रक में, इस न्यूक्लियस में विभाजन होता है, यानी जो ये केंद्रक है बच्चों, जब ये विभाजित होता है, यहाँ देखिए जो केंद्रक है जब ये विभाजित होता है, किस विभाजन द्वारा? समसूत्री विभाजन द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? समसूत्री विभाजन के द्वारा जब ये विभाजित होता है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है बच्चों, साइड में लाते हैं थोड़ा सा, तब समझ में आए। एक मिनट, थोड़ा सा पहले इसको साइड में कर देते हैं। दिख नहीं रहा होगा आपको। ये क्या हो रहा है? बस अब ये हो गया सेट। अब हम लोग चलते हैं। जब ये जो केंद्रक है इसमें, यानी न्यूक्लियस पाया जाता है, जब ये केंद्रक देखिएगा कोशिका द्रव्य होता है और इसके कोशिका द्रव्य में, ठीक है, जो कोशिका द्रव्य होता है, इसके कोशिका द्रव्य में बच्चों पाया जाता है केंद्रक, और इस जब केंद्रक में विभाजन होता है, कौन सा? समसूत्री विभाजन। ठीक है बच्चों, जब समसूत्री विभाजन होता है तो देखिएगा निर्माण होता है किसका? निर्माण होता है दो कोशिकाओं का, ठीक है। इससे एक बनती है, एक बनता है नलिका केंद्रक और एक बनता है जनरेटिव केंद्रक, ठीक है, यानी कि जनन केंद्रक। ये देखिए, और ये यानी एक क्या बन गया? ट्यूब न्यूक्लियस, और एक क्या बन गया? जनरेटिव न्यूक्लियस। ये और जो ये जनरेटिव न्यूक्लियस है, ठीक है बच्चों, ये जनरेटिव जो न्यूक्लियस है ये काम करता है एक कोशिका की भांति, कार्य करता है एक कोशिका की भांति। ठीक, अब देखिए जो ये जनरेटिव किसके भांति कार्य करता है? कोशिका की भांति। ठीक, अब क्या होता है ये देखिए इस फिगर में, यहाँ पर दिखाते हैं ऐसे, ये देखिए। ठीक, ये ट्यूब न्यूक्लियस यानी जो ये जनरेटिव केंद्रक था किसके एक समान कार्य करता है? कोशिका के, और ये कोशिका के समान कार्य करता है और एंटाइन से क्या होता है? चिपक जाता है। जब बच्चों ये एंटाइन से चिपक जाता है, ठीक है, ये ट्यूब न्यूक्लियस इस तरीके से देखिए, ये यहाँ पर ट्यूब न्यूक्लियस, जब बच्चों ये यहाँ पर देखिए ये एंटाइन से चिपक जाता है ये, तो इसके जो केंद्रक होता है, इस जनरेटिव कोशिका केंद्र, मैंने क्या कहा कि निर्माण होता है नलिका केंद्रक का और जनन केंद्रक का, लेकिन जनन केंद्रक की जो बाहर कोशिका होती है, ये कोशिका किससे? आंतरिक भित्ति यानी एंटाइन से चिपक जाती है, इससे ये बिल्कुल पूर्णतया केंद्रक कोशिका के समान कार्य करने लगता है। ठीक है, फिर इसके अंदर जो केंद्रक होता है जिसका नाम बार बार हम ले रहे जनन केंद्रक, इस केंद्रक में पुनः कौन सा विभाजन होता है बच्चों? समसूत्री विभाजन होता है। पुनः समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के द्वारा ये आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये यहाँ पर जब समसूत्री विभाजन होता है
तो प्रायः 2 केंद्रकों का निर्माण होता है। यानी जो ये कोशिका है बच्चों, इस कोशिका के अंदर 2 केंद्रकों का क्या होता है, इस तरीके से देखिए, इस कोशिका के अंदर 2 केंद्रकों का क्या होता है, निर्माण होता है ये। ठीक है, अब इसके बाद ये तो निर्माण हुआ किसका, 2 नर केंद्रकों का, यानी नर केंद्रक, चूंकि ये परागकण में बन रहे हैं और ये कितने होते हैं, 2, यानी जो केंद्रक बनते हैं बच्चों उनको क्या कहा जाता है, नर केंद्रक कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी है, 2 है। ठीक, अब मैंने चूंकि बताया था कि जो एग्जाइन है वो स्पोरोप्रोलैनिन की है, 6 रोधी है, यानी कोई भी अम्ल, कोई भी प्रोटीन इसको नष्ट नहीं कर पाती है। ठीक, तो फिर क्या होता है कि जो इसमें बीच बीच में कुछ छिद्र होते हैं, यानी जो ये एग्जाइन होती है इसके बीच बीच में कुछ क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। तो जो एंटाइन है, ये एंटाइन वर्तिका से, जो ये वर्तिका होती है, ये एंटाइन क्या करती है, ये बच्चों वर्तिका से म्यूसिलेस और प्लस साइटोकाइनिन पादप हार्मोन को क्या करती है, ग्रहण करती है, और इसकी उपस्थिति के कारण, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन की उपस्थिति के कारण ये विभाजित होती है, और जब विभाजित होती है तो ये वृद्धि करती है, वृद्धि करके इसका कुछ भाग एग्जाइन में पाए जाने वाले, बाहरी परत में पाए जाने वाले छिद्र के द्वारा बाहर निकल आता है। जब ये बाहर निकल आता है, चूंकि इसने अवशोषित किया है साइटोकाइनिन पादप हार्मोन को, आपको बता दें बच्चों, ये फर्स्ट ईयर में है टॉपिक, कुछ जो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है ये पौधों में पाया जाता है, और ये कोशिका विभाजन करके लंबाई को बढ़ाने का कार्य करता है। तो वही यहाँ पर भी है कि एग्जाइन ने जब इसको ग्रहण किया तो इसमें विभाजन हुआ और ये बाहर की ओर वृद्धि करने लगी, तो एग्जाइन में उपस्थित छिद्रों के द्वारा ये परत कहाँ की ओर निकल आई, बाहर की ओर निकल आई, और बाहर की ओर निकलने में इसमें बन जाती है पतली नलिका। ये देखिए, जब ये बाहर की ओर निकलती है यहाँ पर, तो इसमें बन जाती है एक पतली नलिका, ये। ठीक है, जब ये पतली नलिका बन जाती है तो इस नलिका को क्या कहा जाता है बच्चों, पराग नलिका कहते हैं, यानी कि इसे कहते हैं पॉलन ट्यूब। ठीक है, पॉलन ट्यूब कहा जाता है, पराग नलिका कहा जाता है। अब यहाँ तक समझे कहानी एंटाइन की। अब फिर से चलते हैं, यानी मैंने क्या कहा, 2 नर केंद्रकों का निर्माण होता है, परागकणों में भी बताया था, और ये नर केंद्रक प्रायः नर युग्मक भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नर युग्मक भी कहलाते हैं। ये नर युग्मक जब पराग नलिका बन जाती है तो ये पराग नलिका में आ जाते हैं, यानी जो ये नर युग्मक होते हैं जब पराग नलिका बन जाती है तो पराग नलिका में आ जाते हैं, और इस पराग नलिका के माध्यम से ये अंडाशय में पहुंचते हैं, और अंडाशय में उपस्थित ये बीजांड में आकर अंड कोशिका से क्या करते हैं, संयुग्मन करते हैं। यही नर केंद्रक अंड कोशिका से क्या करते हैं, यानी अंड युग्मक कोशिका जो कि मादा में पाई जाती है उससे संयुग्मन करते हैं। ठीक है, तो अभी आपने क्या समझा, किसका निर्माण हुआ, परागकण में क्या बने, नर युग्मक यानी नर केंद्रक, प्लस परागकण में क्या बनी, पराग नलिका। पराग नलिका का और बच्चों किसका बनना, नर केंद्रकों का बनना परागकणों में क्या कहलाता है, नर युग्मकोद्भिद का विकास, और चूंकि परागकणों में बनती है पराग नलिका इसलिए कहलाता परागकणों का अंकुरण। अब बच्चों समझिए, ये पूरी की पूरी क्रिया कहाँ संपन्न हो रही, ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो नर युग्मक की कहाँ संपन्न हो रही है, वर्तिकाग्र पर संपन्न हो रही है। तो इसे पराग स्त्री केसर संकर्षण भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है।
तो इसे पराग स्त्री केसर संकर्षण भी कहा जाता है। क्या? कि जब परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं, पराग नलिका बनाते हैं। और ये क्यों बना पाते हैं? क्योंकि जो एंटाइन है ये वर्तिका से क्या ले रही है? म्यूसिलेज को, और प्लस क्या ले रही है? साइटोकाइनिन को। इसी के कारण इसमें क्या बनी है? परागकणों में नलिका बनी है, पराग नलिका बनी है। इसीलिए इसे पराग स्त्री केसर संकर्षण भी कहते हैं। समझे बच्चों? आप देख लेते हैं एक बात जल्दी से संक्षेप में। परागकोश से परागकण निकलते हैं तो पता चलता है कितनी परतों से बने हैं बच्चों? 2 परतों से। बाहर की परत कैसी है? खुरदरी है, जिसे क्या कहा जाता है? एक्साइन कहा जाता है। ये परत खुरदरी है, जिसे क्या कहते हैं? एक्साइन कहते हैं, जो प्रायः स्पोरोप्रोलाइनिन की बनी होती है, जो कि एक क्षयरोधी है, फिनोलिक अम्ल की बहुलक है। मतलब कि इसको अम्ल या प्रोटीन से समाप्त किया नहीं जा सकता है। ये परागकणों को सुरक्षा प्रदान करती है, लाखों वर्षों तक परागकणों को संरक्षित करने का कार्य करती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अंदर की जो परत है वो चिकनी परत होती है, जो प्रायः किसकी बनी होती है? पेक्टोसेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है अंदर की ये परत। प्लस परागकणों में क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है बड़ा केंद्रक, और इस केंद्रक में जब विभाजन होता है समसूत्री तो निर्माण होता है 2 केंद्रकों का। इसमें एक केंद्रक को नलिका केंद्रक, दूसरे को जनन केंद्रक कहते हैं। जनन केंद्रक की जो कोशिका है ये किससे? एंटाइन से चिपक जाती है, और ये एंटाइन से जब चिपक जाती है तो इसके केंद्रक में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री, और तब निर्माण होता है इस कोशिका में एक केंद्रक से 2 केंद्रकों का। और ये दो केंद्रक होते हैं, ये कहलाते हैं नर युग्मक, या इनको कहते हैं नर केंद्रक। प्लस ये तो कहानी थी नर केंद्रक के बनने की। अब क्या था कि चूंकि एक्साइन जो है वो अत्यंत मजबूत प्रोटीन की बनी है, लेकिन एक्साइन में पाए जाते हैं छोटे छोटे से छिद्र। तो बच्चों जो एंटाइन होती है, अब इसको मिल जाता है मौका। ये क्या करती है? उन छिद्रों के माध्यम से वर्तिका से अवशोषित करती है। किसको? ये अवशोषित करती है म्यूसिलेज को और साइटोकाइनिन को। साइटोकाइनिन वो पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन करता है, लंबाई बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये एक जो एंटाइन है जब साइटोकाइनिन को अवशोषित करती है तो बच्चों इसमें शुरुआत हो जाती है विभाजन की। जब ये विभाजित होती है तो ये बाहर की ओर वृद्धि करती है, और एक्साइन में उपस्थित छिद्रों के माध्यम से ये बाहर निकल आती है। जब ये छिद्र के माध्यम से बाहर निकल आती है, ठीक है, और ये कहाँ की ओर? चूंकि वर्तिकाग्र पर है इसीलिए वृद्धि करती है। जब नीचे की ओर वृद्धि करती है तो इसमें बन जाती है पतली नलिका, और इस नलिका को कहते हैं पराग नलिका। ठीक है, पराग नलिका के बनने के बाद जो नर केंद्रक है वो किस में आ जाते हैं? पराग नलिका में, और इस नलिका के माध्यम से पहुंचते हैं कहाँ पर? मादा जननांग तक, और जनन की क्रिया करते हैं। मादा जननांग में आगे आपको बताएंगे उसमें उपस्थित होता है बीजांड। बीजांड में पाया जाता है भ्रूण कोश, जिसमें होती है अंड कोशिका, और यही जो नर केंद्रक हैं वो पहुंचते हैं बीजांड के अंदर और अंड कोशिका से क्या करते हैं? संयुग्मन करते हैं। तो बच्चों नर केंद्रकों का बनना, नर युग्मकों का बनना कहलाता है नर युग्मकोद्भिद का विकास, और पराग नलिका का बनना कहलाता है परागकणों का अंकुरण। हमारे आज के लेक्चर में आपने क्या समझा बच्चों? नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है या परागकणों का अंकुरण कैसे होता है। ठीक है, आगे की जो लेक्चर होगा उसमें आप पढ़ेंगे मादा युग्मक के बारे में कि कैसे मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है और कैसे मादा युग्मकोद्भिद में डेवलपमेंट की क्रिया के कारण कैसे अंड कोशिका जनन करती है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट यानी इस चैप्टर को समझने के लिए हमारे साथ शुरू से ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।